अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हमने पढ़ना है सिलेक्टिंग सैंपल्स, किस किस तरह से सैंपल को सिलेक्ट करना है। सेकंड वाले इस पे ना एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। उसमें देखो दिखाया हुआ है कि एक सर्कल है, उसमें कितने स्टार्स हैं। वो स्टार्स को ना पॉपुलेशन बनाया हुआ है कि सब पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने पाकिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में ये देखने के लोग कितने लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, ठीक है। और मतलब कि लिटरेसी की वजूहात क्या है, मतलब क्या है, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी वजूहात क्या आ रही है, हम ये अगर देखना चाहते हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि सुसाइड्स क्यों इतनी हो रही हैं। तो हम लोग ये करेंगे, हम तमाम पॉपुलेशन को तो नहीं ना पकड़ेंगे। अगर हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स का देखना है कि ज़्यादातर किस कौन से जो है सेक्टर्स हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं जो नहीं कर सकते। तो हम सारे के सारे जो है वो पॉपुलेशन को नहीं स्टडी कर सकते, हम उसमें से कुछ सैंपल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कुछ सैंपल की बेस पर अच्छा, कुछ सैंपल की बेस पे हम लोग जो है वो आइडिया लगा लेंगे। जिस तरह देखो जब बिरयानी बनती है, चावल खाना वगैरह बनता है, तो हम सारे के सारे चावल तो नहीं ना खा के चेक करते कैसे बने हैं। हम थोड़े से निकाल के टेस्ट कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है ये ऐसे बने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पॉपुलेशन में हम कुछ भी अगर हमें पता लगवाना है तो हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन को नहीं करेंगे स्टडी, बल्कि हम उसमें से कुछ सैंपल लेंगे जो भी हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग होगा। तो उस सैंपल में से हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इस चीज़ के बारे में ये बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। और दरम्यान में थोड़ा सा उन्होंने सैंपल लिया हुआ है ब्लू कलर में, तो इसी से आइडिया हो जाएगा कि बाकी पॉपुलेशन के भी क्या पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि वैलिड मतलब कि जब भी आप लोगों ने सैंपल लेना है तो किन चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सर्वे ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, कि आप जो सर्वे करोगे वो तमाम पॉपुलेशन पे नहीं आप कर सकते, ये इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेबल है। इसके अलावा बजट बजट भी आपको ये रिस्ट्रिक्ट करता है डेटा कलेक्शन के कि आपके पास इतना बजट भी होना चाहिए। इसके अलावा टाइम की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं डेटा कलेक्ट करने की, अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो हम कर नहीं सकते। और इस तरह से अगर हम सैंपल के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम जो है वो डाटा कलेक्शन का जो है वो जल्दी से क्विकली जो है वो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से मतलब कि इस तरह से हम ये इसके फायदे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आगे एक डायग्राम बनी हुई है, उसे देखो जरा आप लोग। सैम्पलिंग है, ठीक है। सैम्पलिंग की आगे से दो टेक्निक्स बताएंगे उन्होंने, कौन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है कि इसको हम कहते हैं कि जैसे रैंडम किसी को भी हमने कह दिया कि आप किसी से भी हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूज कर ली। इसमें ना जो बाइसेस वगैरह नहीं होती, इसमें अपनी मर्जी से जिसको भी कह दिया आप हमारा ये फिल कर देंगे वो। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ना जो हमें चीज कन्वीनियंट लगती है ना, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसमें उस चीज को देखा जाता है। अब उस हर चीज को जो है वो उन्होंने डिफाइन आगे किया हुआ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है ना, वो इस तरह की होती है जैसे लॉटरी मेथड होता है ना, कि हम लोगों ने एक क्लास है उसमें से अगर हमने बच्चों से अगर वो लेनी है, सैम्पलिंग करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम तमाम बच्चों के जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स के नेम्स एक ना बॉक्स में डाल देंगे और बाद में ना अगर हमने 10 लेने हैं तो हम उसमें से 10 जो है वो निकालेंगे। तो इसमें किसी को बाइसेस नहीं होगी, किसी अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी जो रिसर्चर है, बल्कि वो रैंडमली लोगों को जो है वो सिलेक्ट करेगा। एक आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें जो है वो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटस बनाए जाते हैं ग्रुप्स में से ना। और फिर एक होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसके बाद सिस्टमैटिक में भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो आगे हम लोग जो है एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, उसमें देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और क्लास में 20 हैं, 100 है, तो हम 100 को डिवाइड करेंगे वो जो है 10 के साथ, फिर जो नंबर आएगा फिर अभी रैंडमली हम लोग एक नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसको प्लस करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, फिर हमने हर दो नंबर सेलेक्ट करना होगा। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में ये होता है कि पहले जो है वो आप लोगों ने उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, फिर उनको सब ग्रुप में करना है, इस तरह से होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैम्पलिंग होती है। कोटा भी जैसे कि एज के लिहाज से कोटा बना दिया जाए या कल्चर के लिहाज से कोटा बना दिया जाए। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आप बीबीए के स्टूडेंट्स हो, मैं आपको जो चीज़ें समझा पूछ रही हूँ, अब मुझे नहीं पता आपके अलावा बीबीए के स्टूडेंट्स और कौन है, तो आप मुझे रेफर करोगे कि इस कॉलेज में यहाँ पे ये मेरा स्टूडेंट है,
ये एक स्टूडेंट है, मेरा फ्रेंड है, वो भी बीबीए का है, तो इस तरह आप रेफर करोगे मुझे। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बताती हूँ। देखो जब हम लोग जैसे कि ये जो ड्रग्स जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अब हमें तो नहीं ना पता ड्रग्स डीलर कौन से हैं, मतलब कि उनके ड्रग्स फैलो कौन से हैं, हम उनसे जो है वो उनका पता लगवाएंगे, फिर उनसे आगे उनका जिस तरह एक कोई कोई इंसान पकड़ा जाता है, जैसे जो जराइम पेशा लोग होते हैं, तो उनके उनके थ्रू जो है वो हम दूसरों का सुराग लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि हमें बाकियों का पता नहीं, एक हमें रेफर करेगा, मतलब कि वो फिर दूसरे का रेफर करेगा दूसरा, ये एक स्नोबॉल की तरह चलता है, ठीक है। फिर एक कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो होती है जो हमें चीज़ कन्वीनियंट लगे ना, कि ये हमारे करीब है, हम यहाँ से जो है वो डाटा कलेक्ट करवा लें। इसमें ना रिसर्चर की अपनी मर्जी शामिल होती है, कि जो चीज़ उसके करीब पड़ती है, जो उसके लिए आसान होती है, वो उसी चीज़ को जो है वो यूज़ करता है। आगे फिर उसके फर्दर बताए गए हैं, एक्सट्रीम केस भी हो सकता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? Sampling frame for any probability sample in a complete list of all the cases in the population from which your sample will be drawn। कि एक सैम्पलिंग फ्रेम होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? एक क्लास, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक क्लास के तमाम स्टूडेंट 50 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक वो कंप्लीट लिस्ट है, उसको हम लोगों ने जैसे कि उसमें उनकी नेम्स रख ली हैं। अब उसमें से हम सैंपल को ड्रॉ करेंगे, मतलब कि उसमें से हमने 10 निकाल ली जितने हमें ज़रूरत है, तो वो हम लोगों ने सैंपल निकाल लिया। एक जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है, ठीक है। मतलब एक सैम्पलिंग फ्रेम जो हमने एक लिस्ट बना ली होती है स्टूडेंट्स की, उसके उसके बीच से हम लोग फिर उसको सैंपल को निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की उन्होंने बताया कि 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि आइडेंटिफाई, ये क्योंकि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें, एक तो ये है, और ये सैंपल साइज के अकॉर्डिंग भी हो, ठीक है। सुटेबल सैंपल साइज हो, मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो, कि मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने लार्ज स्केल पे करना है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम 5-6 लोगों से जो है वो ये पूछ लें, मतलब इंटरव्यूज ले लें, कंडक्ट कर लें। एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करनी है, ठीक है, सैंपल के लिए। और चेक दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोगों ने पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, हम लोगों ने इस्लामाबाद और लाहौर के बारे में अगर हम लोगों ने बताना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ओवरऑल स्टडी करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि लाहौर के कुछ एरियाज को हम कलेक्ट मतलब कि कर लें, जैसे कि हम लोगों ने लाहौर के, अगर फॉर एग्जांपल हमने लाहौर के स्कूल्स को देखना है कि वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट में कितने जो है वो मतलब कि ज़्यादा कौन उन बच्चों की स्टडी पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो हम लोग जो है वो ये नहीं कर सकते कि हम लोग एक दो पब्लिक ले बाकी सारे प्राइवेट ले लें। इस तरह नहीं होगा, आपने इक्वल लेने हैं और जितने वो रखने उतने वो रखने हैं। ये जो इस तरीके से आप करोगे ना कि सबको इन्वॉल्व करोगे, ठीक है, किसी को छोड़ोगे नहीं, तो वो होता है एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव, कि आप अपने सैंपल को इस तरह से रिप्रेजेंट करो। अब उन्होंने कहा है कि क्या चीज़ें आपने कंसीडर करनी है, कौन सी की पॉइंट जो कंसीडर करनी है। प्रॉब्लम्स यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटाबेस, जो आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हो उसको भी आपने माइंड में रखना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पॉसिबल जनरलाइज, और इसकी बाद में पॉसिबल जनरलाइजेशन हो जाए सैंपल की। क्या मतलब होता है जनरलाइजेशन का? कि आपने जिस पे काम किया है अगले इंसान को भी उसका फायदा, वो भी उसको जनरलाइज कर पाए, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना है, और बाइसनेस जो बाइस होती है ना उसे अवॉइड करना है, ठीक है, अपनी मर्जी जो शामिल कर लेते हैं उससे जो है वो बाज जाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस नीडेड इन द डाटा, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने डाटा पे कि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है। अब मार्जिन ऑफ एरर जो है, अगर आता है कोई मार्जिन ऑफ एरर इस तरीके से कि अगर कोई जो है वो आपको ठीक तरीके से आंसर नहीं कर रहा, तो आपने उस टाइम पे टॉलरेट करना है, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एनालिसिस टू बी अंडरटेक, कि आपको किस तरीके से आपने इसको एनालिसिस करना है। और साइज ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस बात को भी माइंड में रखना है कि कितना सैम्पल साइज होना चाहिए और किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इसमें ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो या रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं जो है वो आपके इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना आपकी इस रिसर्च में, और कुछ जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं ठीक से करते, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। और आपका जो है सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एक्टिव रिस्पॉन्स रेट को फिर आपने कैलकुलेट करना होता है, कितने लोगों ने एक्टिवली रिस्पॉन्स किया और ठीक रिस्पॉन्स किया। फिर आपने सैंपल साइज और रिस्पॉन्स रेट को भी जो है वो एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पर उन्होंने कितनी बताई है सैम्पलिंग टेक्निक? 5 सैम्पलिंग टेक्निक्स है: सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। अच्छा, सिंपल रैंडम कौन सी होती है?
इसमें सिंपल होता है इसमें हम लोग जो है वो ऑन जैसे यहाँ पर होता है अ कंप्यूटर और एन ऑनलाइन रैंडम जनरेटर सच है रिसर्च रैंडमाइजेशन तो मतलब इसमें यही बात है कि इसमें लॉटरी मेथड की तरह ये होता है इसमें किसी को भी जैसे कंप्यूटर में अगर हमने नेम लिस्ट फिल की हुई है 1 2 3 के नाम से और बाद में रैंडमली किसी को भी चूज कर लेते हैं तो इस तरह से ये रैंडमाइजेशन होगी आगे उन्होंने ना जरा इसको डिटेल से बताया हुआ यहाँ से पढ़ लेते हैं कि जो सैम्पलिंग टेक्निक where every item in the population has an equal chance and likelihood of being selected in the sample मतलब इसी टेक्निक की बात हो रही है सिंपल रैंडम की कि इसमें पॉपुलेशन का हर आइटम जो हर पर्सन जो है उसको चांस मिलता है कि उसको सिलेक्ट किया जाए सैंपल में और सिलेक्शन जो है वो इसकी डिपेंड ऑन चांस और ये चांस पर डिपेंड करती है ये नहीं होता कि हम लोगों ने किसी सिलेक्टिव लोगों को किया है जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स ठीक है इसके थ्रू या हमने डाइस जैसे कि हम लोग लूडो वगैरह अगर खेलते हैं तो हमें पता नहीं होता 2 आएगा 3 आएगा या 6 आएगा ठीक है तो इस तरीके से भी फॉर एग्जांपल हमने 6 तक लोगों को सिलेक्ट किया तो हम जब डाइस के थ्रू करेंगे तो कभी 6 आएगा तो हम 6 को सिलेक्ट कर लेंगे 2 आएगा 2 को सिलेक्ट कर लेंगे टॉस ऑफ अ coin and names of 25 employees being chosen out ahead from a company of 250 employees जैसे कि 250 एम्प्लॉयज हैं लेकिन हम लोगों ने 25 को सिलेक्ट करना है तो इन तरीकों से जो हम सिलेक्ट करेंगे इसमें किसी की कोई मर्जी शामिल नहीं होगी बल्कि किस तरह से होगा एक रैंडमली जो इसको लॉटरी मेथड भी कहते हैं ये भी आप लोगों ने याद रखना है उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वो होती है जो बाकायदा एक सिस्टम के साथ चल रही होती है ठीक है इसमें क्या होता है numbered each of the cases in your sampling frame with a unique number the first is number 0 and the second one and so on कि इसमें क्या होता है कि क्लास में जैसे 20 स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट है तो उनको इस तरह से नंबरिंग दी जाएगी जैसे कि किसी को अलॉट किया जाएगा आपका जो नंबर है वो 0 है आपका नंबर 1 है आपका 2 है 0 से स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद किया जाएगा कि रैंडमली किसी को भी कोई नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हम लोगों ने एक जैसे कि हम लोगों ने वो पेपर पे लिख ली है सारी काउंटिंग 0 से लेकर 20 तक 30 तक तो हम लोग रैंडमली एक उठा लेंगे और उसमें जो भी आएगा फॉर एग्जांपल अगर 3 लिखा है तो हम ना 3 के इंटरवल से फ्रैक्शन से हम लोग जो है वो लोग सिलेक्ट करेंगे वो आगे मैं आपको बताती हूँ फिर आप लोग कैलकुलेट द सैंपल फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन हमने 10 की रखी है तो हम अगर फॉर एग्जांपल 3 आया है ठीक है फ्रैक्शन हमने 10 की रखी है तो हम लोग 10 में 3 को प्लस कर देंगे और जो 13 वाला स्टूडेंट होगा उसको पकड़ेंगे फिर उसमें 10 फिर प्लस करेंगे फिर 23 वाला पिक करेंगे फिर 10 प्लस कर देंगे फिर जिसका नंबर होगा 33 उसको पिक कर देंगे इस तरह से ये ना होता है इस तरह सिस्टमैटिकली इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आगे उन्होंने ये एग्जांपल बताई हुई है वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 1000 पीपल की जो है वो सैंपल चाहिए ठीक है रैंडम ग्रुप है आपने 1000 पीपल को सिलेक्ट करना है लेकिन पास आपके 50,000 है ठीक है 50,000 लोग हैं लेकिन आपने सिलेक्ट कितनों को करना है कितनों 50,000 है ना सैंपल तो आप लोगों ने सिलेक्ट कितने लोगों को करना है 1000 लोगों को ठीक है 1000 को सिलेक्ट करना है फिर आप उनको एक लिस्ट में प्लेस कर दोगे फिर आप क्या करोगे कि जो 50,000 है ना उसको डिवाइड करोगे 1000 के साथ ठीक है तो वो क्या आपका आ जाएगा नंबर 50 और आपने क्या करना है फिर उसके बाद आप जिस तरह आपने एक जो है वो सिलेक्ट किया जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने कुछ भी जो है कुछ पेपर्स पे लिख लिया आप लोगों ने सारी काउंटिंग तो उसमें से अगर आपने एक पकड़ा तो उसमें आपको 20 लिखा आ गया या आपने खुद सोचा 20 फ्रैक्शन आप लोगों ने फिर आप जो 50 है ना उस 50 को प्लस करोगे 20 में और हर 70% को जो है वो आप जिसका 70 नंबर होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे फिर उसके बीच में फिर 20 ऐड कर लोगे फिर जितने होंगे आप उनको जो है वो सिलेक्ट करोगे ठीक नहीं फिर जो है वो 70 आप मतलब के ऐड करते हैं जो अगर जो बनते जाएंगे आप उन्हें सिलेक्ट करते रहोगे तो इस तरह ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है पहले आपने नंबरिंग देनी है 0 से लेके 10 तक जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जितने भी आप लोगों ने उसके बाद आपने अपने सैंपल के लिए जितना आपका सैंपल साइज आपको चाहिए उसके साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है और जो भी आपने फ्रैक्शन माइंड में रखी होगी उसको उसके साथ प्लस करना है और फिर जो आता जाएगा उसको आप लोगों ने कितने मतलब गैप के साथ आप लोगों ने लोगों को सिलेक्ट करना है तो ये वो आएगा उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये भी रैंडम सैम्पलिंग ही है इन विच यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर एलिमेंट स्ट्रेटा बेस इन वन और अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इसमें आप ना स्ट्रेटस बनाते हो स्ट्रेटस मतलब ग्रुप्स बनाते हो ठीक है इसमें छोटे छोटे स्ट्रेटस बने होते हैं या 2 के ग्रुप या इससे ज्यादा होते हैं
योर सैम्पलिंग फ्रेम इज डिवाइडेड नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं जिसमें सिंपल और रैंडम, सिंपल और सिस्टमेटिक वे में भी आप लोगों को जो है वो चूज कर लेते हो। इसके भी उन्होंने बताया कि इसके भी जो है वो एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ये बताना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि आप लोगों ने स्ट्रेटस कलेक्ट किए होते हैं, मतलब इसमें आप लोगों ने ग्रुप्स जो है वो उनको सिलेक्ट करना होता है, स्ट्रेटस जो है वो आप लोग बनाते हो। जिनके बीच में जो है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, खसूसियात पाई जाती है, उनको आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर। क्लस्टर जो है ये भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी आप ग्रुप्स को जो है वो सिलेक्ट करते हो और जो है फॉर एग्जांपल यू कुड ग्रुप योर डाटा बाय टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि जो भी जिसके बारे में आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आप लोगों ने बीए के स्टूडेंट्स को, या आपने जो है वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स में भी आगे स्पेशलाइजेशन होती है ना, जिस तरह अगर बीबीए के स्टूडेंट्स उनके कुछ फाइनेंस में उनकी स्पेशलाइजेशन होगी, किसी की मार्केटिंग में होगी, तो उनमें से भी हम लोग ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, कितने इतने ग्रुप हम लोगों ने सिलेक्ट करने। तो इसमें भी क्लस्टर में भी हम लोगों ने ग्रुप सिलेक्ट करने होते हैं रेदर देन कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, नीचे जो एग्जांपल दिया आप लोग वहां आ जाओ। द फर्स्ट लेवल इज सिमिलर टू दैट क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें जो है वो ग्रुप्स को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, पॉपुलेशन में से आप लोग क्लस्टर्स सिलेक्ट कर लोगे, ग्रुप सिलेक्ट कर लोगे। उस मल्टी में मल्टी के दो स्टेप्स होते हैं। पहले आप लोगों ने क्लस्टर की तरह क्या करना है, पॉपुलेशन में से ग्रुप सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर आप लोगों ने उस ग्रुप में से भी सब ग्रुप सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, पहले एग्जांपल दी थी कि हम लोग पूछेंगे लोगों से कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक वाले ग्रुप सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ कहेंगे हमें कोक पसंद है, कुछ ग्रुप कहेगा कि वो हमें स्प्राइट पसंद है, कुछ बताएगा कि हमें मिरिंडा वगैरह वो पसंद है। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये, तो फिर हम लोगों ने अब ये सब ग्रुप्स हुए ना, पहले हम पूछेंगे कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है, तो वो ग्रुप टी किसको पसंद है, कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है, टी वाले अलग हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वाले अलग हो जाएंगे। ये हमने बना दिया क्लस्टर। ठीक है, ये 2 क्लस्टर बन गए, टी वाले अलग हो गए और कोल्ड ड्रिंक वाले अलग। अब हम पूछेंगे कोल्ड ड्रिंक में से स्प्राइट किसको पसंद है, वो अलग हो जाएंगे, कोक किसको पसंद है, वो अलग हो जाएंगे। इस तरह फिर ये सब क्लस्टर बन गए। ठीक है, ये इसलिए मल्टी स्टेज है कि पहले ग्रुप बनेंगे, उसके बाद इसके सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक।